हेलो वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 12 जनवरी और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ ओजोन होल को लेकर है। अभी न्यूज़ में क्यों है? दरअसल यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया कि जो ओजोन होल है अब वो धीरे-धीरे रिकवर कर रहा है। ये बताया गया कि 2066 तक ये जो ओज़ोन होल है, ये पूरी तरीके से रिपेयर्ड हो जाएगा। हुआ क्या था, 1980s में कई ऐसी स्टडी आई थी, जिनमें ये बताया गया था कि जो ओज़ोन की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, उसमें एक होल देखा जा रहा है। इससे जो यूवी रेज़ हैं, वो अर्थ तक पहुँच पा रही थी और इन यूवी रेज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है प्लांट पर, ह्यूमन्स पे कैटरेक्ट देखने को मिलता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, मरीन इकोसिस्टम पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से हमें इस ओज़ोन लेयर को प्रोटेक्ट करना था। तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करती है। बट 1980s में जब स्टडी से आई ये बताया गया कि जो ओज़ोन की जो लेयर है उसमें एक होल देखा जा रहा है और इस होल के पीछे जो मेन रीज़न है वो ज़्यादा थे। कैसे? कि क्या हो रहा था कि हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ कर रहे थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ कहाँ बहुत ज़्यादा होता है? एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन में, पेंट्स में, फर्नीचर इंडस्ट्री में। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब एमिट होते हैं अर्थ से, तो क्या होते हैं यूवी रेज़ के साथ मिलकर ये ब्रोक डाउन हो जाते हैं। मतलब क्लोरीन अलग हो जाता है और ये क्लोरीन मिलके ओज़ोन ओज़ोन का फ़ॉर्मूला क्या है? O3। अभी इस O3 से मिलके ये उस ओज़ोन को ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये ऑक्सीजन में बदल जाएगा और क्लोरीन जो एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो इससे ओज़ोन की जो लेयर है वो धीरे-धीरे डिग्रेड होती गई और एक बहुत बड़ा होल देखने को मिला। और फिर शुरू हुआ इसको रिपेयर करने की कवायद। पहले वियना कन्वेंशन आया, वियना कन्वेंशन के बाद में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1989 का। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि हमें ओज़ोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज़ आउट करना है, इसके यूज़ को फेज़ आउट करना है। तो जितने भी ओज़ोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थे वो 99% तक उनके यूज़ को बैन कर दिया गया, जिससे आज हमें ये ओज़ोन लेयर की रिकवरी देखने को मिल रही है। पर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक बड़ा अमेंडमेंट देखने को मिला हमें 2016 में। क्यों? क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, उसमें ये बताया गया था कि हमें ओज़ोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ को लिमिटेड करना है, उसके यूज़ को फेज़ आउट करना है। तो इसके बदले में लोग क्या करने लगे, वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ करने लगे एज़ अ अल्टरनेट ऑफ सीएफसी। बट इससे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये तो डायरेक्टली ओज़ोन को डिप्लीट नहीं कर रहा था, पर ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा था। क्योंकि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो इससे भी हमको नुकसान हो रहा था। तो फाइनली किगाली एग्रीमेंट आया, जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ-साथ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भी ओज़ोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मान लिया गया कि अब आप इसके भी यूज़ को एलिमिनेट कर देंगे धीरे-धीरे बाय ईयर 2050 तक, ताकि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है 0.3 से लेकर 0.5 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर उसमें कमी आ सके। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए ओज़ोन लेयर को लेकर। यूपीएससी ने पहले भी ओज़ोन लेयर को लेकर क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेकर है। दरअसल पूरा मैटर क्या है कि 2010 में केंद्र सरकार ने एक क्यूरेटिव पिटीशन दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमें यूनियन कार्बाइड की जो अभी की जो कंपनीज हैं, उनसे 7,844 करोड़ रुपए और चाहिए एज़ अ कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जितने लोगों की मौत हुई थी, वो तो हो चुकी है। बट जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, उसके बाद भी उस गैस के एक्सपोज़र के कारण कई सारे ऐसे बच्चों को नुकसान हुआ, कई लोगों की असामयिक मृत्यु हो चुकी है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत लार्जर था और जो कंपनसेशन 1989 में 715 करोड़ रुपए मिले थे, वो एक इनएडिक्वेट थे। तो 7,844 करोड़ और यूनियन कार्बाइड कंपनी को देना चाहिए। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई थी। अब ये क्यूरेटिव पिटीशन क्यों दायर की गई थी? क्योंकि जो रिव्यू पिटीशन थी 1991 की, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। तो जब रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है, डिसमिस हो जाती है, तब लास्ट ऑप्शन रहता है क्यूरेटिव पिटीशन का। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास में है 2010 से। अभी पूरी ट्रेजेडी क्या थी? दरअसल दिसंबर 3, 1984 जो सुबह का समय था, तब भोपाल में जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है, उसमें से मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी गैस लीक हुई। लगभग 40 टन की ये गैस लीक हुई थी। इससे ऑफिशियली लगभग 5,200 लोगों की डेथ हो गई थी। बट ये ऑफिशियल डाटा था। बट लोगों का ऐसा मानना है कि इससे लगभग 15 से 20,000 लोगों की डेथ हुई थी। क्योंकि इसके बाद जो सर्वाइवर्स बच गए थे, उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिली, आई इरिटेशन देखने को मिली, डायस्ट्रोफी देखने को मिली और भी कार्य प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिली। पर जो बच्चे बोर्न हुए, जो उम्र जो मिथाइल आइसोसाइनेट से एक्सपोज़ हुई थी, उनके जो बच्चे पैदा हुए, तो उनमें भी कोजेनिटल मालफॉर्मेशन देखने को मिली। तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद में 1985 में गवर्नमेंट जो है भोपाल गैस लीक एक्ट लाई। इसमें यह डिसाइड किया गया कि जो गवर्नमेंट होगी, वो विक्टिम्स के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव का काम करेगी। और फाइनली 1989 में यूनियन कार्बाइड के साथ में गवर्नमेंट ने आउट ऑफ कोर्ट कंपनसेशन डील साइन करी, जिसमें यूनियन कार्बाइड ने गवर्नमेंट को 470 मिलियन दिए, लगभग 715 करोड़ रुपए दिए। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे कंपनसेशन डील को अपनी मंजूरी दे दी। पर फिर लोगों का दबाव बना क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। सरकार का ऐसा मानना था कि कंपनी इस तरीके से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती।
फिर ये पूरी क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई और ज़्यादा कंपनसेशन डिमांड की गई। पर सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली जजमेंट ने बोला है, आप एक वेलफेयर नेशन हो, आप खुद से क्यों नहीं कंपनसेशन देते? कब तक आप दूसरों की जेब पे डिपेंडेंट रहोगे? कभी अपनी जेब भी ढीली करो। आपके पास से 50 करोड़ रुपए एज इट इज रखे हुए हैं। अभी तक उस 50 करोड़ का आपने कोई यूज़ नहीं किया है, उनके किसी भी प्रकार के रिहैबिलिटेशन में। और उनका सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि कब तक हम पुराने केसेस खोलते रहेंगे? क्यूरेटिव पिटीशन की भी एक सीमा होती है, उसके बाहर जाके हम बार-बार पुराने केसेस को नहीं खोल सकते। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट था। अभी फिलहाल इसका फाइनल जजमेंट आया नहीं है, जब आएगा तो हम इसको और अच्छे से देखेंगे। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ रिसेशन को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल वर्ल्ड बैंक की एनुअल रिपोर्ट में ये बताया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो डेंजरसली क्लोज है रिसेशन के। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, चाइना, इनकी जो ग्रोथ है, वो लगातार श्रिंक करती जा रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो ग्लोबल ग्रोथ की जो एस्टिमेशन थी वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर, वो 3% से अब 1.7% पे आ गई है। और सिमिलर सिचुएशन देखने को मिले थे जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। इससे नुकसान क्या होगा? जैसे पुअर कंट्रीज जो हैं, सहारन अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री, उनको लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उनमें इन्वेस्टमेंट कम होगा, उनकी ग्रोथ कम होगी। इससे उनके एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी में नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कमी आएगी। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमें रिसेशन के बारे में जानना है। अब रिसेशन होता क्या है? दरअसल जब किसी इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कमी आ जाए, उसके डिमांड में कमी आ जाए, उसके बिजनेस ग्रोथ में कमी आ जाए, तो इससे क्या होगा? उसकी जीडीपी ग्रोथ रुक जाएगी, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं रिसेशन के। तो रिसेशन का मेन इंडिकेटर क्या होता है? जब किसी देश की इकोनॉमी जो जीडीपी होती है, वो लगातार 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में श्रिंक कर जाए, मतलब नेगेटिव जीडीपी हो जाए, तब जाके हम मानेंगे कि कंट्री जो है वो रिसेशन में चली गई है। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? क्या कारण हो सकते हैं? एक तो इकोनॉमिक शॉक, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना आया, उसके बाद रिसेशन देखने को मिला, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि जो डिमांड थी वो एकदम से ठप पड़ गई थी, ना ही सप्लाई हो पा रही थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, ठीक है? उससे भी कई जो सप्लाई चेन थी वो ठप पड़ गई। तो इससे भी नुकसान देखने को मिला और जो डिमांड थी वो भी ठप पड़ गई और जो इंटरेस्ट रेट है वो एकदम से बढ़ने लगे। एक्सेसिव डेट देखने को मिल रहा है क्योंकि जो बिज़नेस है अब वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या फिर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने डेट को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे एक एसेट बबल देखने को मिल रहा है। हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से ऑयल प्राइस एकदम से बढ़ गई, तो इससे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, खासकर फूड इन्फ्लेशन देखने को मिला क्योंकि फायर के कारण में अमेरिका और यूरोप में काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद में जो यूक्रेन व्हीट का जो एक्सपोर्ट करता था वो नहीं कर पा रहा था, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ मेजर कॉजेज़ हैं रिसेशन के। अब इससे हम रिसेशन से बाहर कैसे आते हैं? जनरली टैक्स कट देखने को हमें मिलता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पब्लिक के हाथ में पैसा रखोगे, उतना ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा स्पेंड करेंगे, तो एक पूरी इकोनॉमी में एक डिमांड जनरेट होती है। जब डिमांड जनरेट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, बिज़नेस भी ग्रो होंगे, बिज़नेस भी प्रॉफिटेबिलिटी में आएँगे और इकोनॉमी ग्रो करेगी। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इन्वेस्ट करती है, अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पैसा लगाती है ताकि इकोनॉमी में और ज़्यादा पैसे का फ्लो हो सके। तो ये रिसेशन को लेके कुछ बेसिक फैक्ट है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ टाइटल 42 को लेकर है। अभी टाइटल 42 क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का एक रिस्ट्रिक्शन है और ये कब आया था? ये जब कोरोना का पेंडेमिक आया था 2020 में, तब ट्रम्प गवर्नमेंट ने ये टाइटल 42 एक लॉ को इम्प्लीमेंट किया था जिसमें जितने भी रिफ्यूजीज आ रहे थे मेक्सिको से, ग्वाटेमाला से, होंडुरास से, एल सल्वाडोर से, उन्हें वापस मेक्सिको भेजना था और उन्हें यूएसए में असाइलम लेने से रोकना था। ये इम्प्लीमेंट किया था अप्रैल 2020 में और इस लॉ में जितने भी जो चिल्ड्रन थे, जो माइग्रेंट के साथ में आए थे, उन्हें कस्टडी में लेना था कुछ दिन या वीक में और उसके बाद में उन्हें प्लेन से वापस भेजना था। फिर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ से जो अकम्पनीड चिल्ड्रन थे, उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया गया क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट की जो ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन रीऑथराइजेशन एक्ट के अगेंस्ट थी है। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो अमेरिका है, उसने फिर से इस पूरे पब्लिक हेल्थ लॉ को, टाइटल 42 लॉ को फिर से एक्सटेंड कर दिया है ताकि जो माइग्रेंट्स आए हैं निकारागुआ, क्यूबा और हैती से, उन्हें वापस से मेक्सिको भेजा जा सके क्योंकि मेक्सिको से ही जनरली जितने माइग्रेंट्स हैं वो यूएसए में एंटर करते हैं। इसीलिए यूएसए क्या करता है, जो माइग्रेंट्स यूएसए में आते हैं उन्हें मेक्सिको बॉर्डर से मेक्सिको में वापस भेज देता है। तो यूपीएससी जनरली टाइटल 42 के बारे में पूछ सकते हैं कि टाइटल 42 न्यूज़ में क्यों था या फिर ये किससे रिलेटेड है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ इंफ्रारेड होमिक मिसाइल सिस्टम को लेकर है, जिसे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी बोला जाता है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने इस मिसाइल सिस्टम को प्रोक्योर करने के प्रोसेस को हरी झंडी दे दी है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है क्या। दरअसल ये एक टाइप का मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मेन पैड। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये शोल्डर से ये एक टाइप का मिसाइल सिस्टम है, तो जिसको हम पोर्टेबल तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसे बनाया किसने? इसे डीआरडीओ ने बनाया है इंडिजीनियसली। इसे डिजाइन भी डीआरडीओ ने किया है, इसे डेवलप भी डीआरडीओ ने किया है। अब इसका मकसद क्या होता है? ये जितने भी लो एल्टीट्यूड सीरियल थ्रेट्स होते हैं, जो शॉर्ट रेंज में रहते हैं, लगभग
4 टू 5 किलोमीटर के रेंज में जो होते हैं, उन्हें ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ये मेन पोर्टेबल होता है, लाइट वेट है और ये जनरली माउंटेन रीजन में जहाँ पे आप अपने बड़ी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय नहीं कर पाते हो शॉर्ट नोटिस में, तो ये जो मेन पैड है, इसे आप इजीली पोर्टेबल तरीके से चाइना के बॉर्डर में आप यूज कर सकते हो, ताकि जो आप शॉर्ट रेंज में जब किसी आप एरियल थ्रेट को देखो, जैसे कोई हेलीकॉप्टर देखो, तो आप वहीं से इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो इस इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल सिस्टम के साथ। क्योंकि जो आपका आकाश टाइप का जो मिसाइल सिस्टम होता है, वो हेवियर होता है और उसकी रेंज होती है अप टू 25 किलोमीटर, बट इसकी रेंज होती है 4 टू 5 किलोमीटर, बल्कि शॉर्ट रेंज में इसका यूज किया जा सकता है। तो ये बेसिक फैक्ट होगा विशोरड या फिर इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल सिस्टम को लेकर। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2021 में पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एशियन टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। अब ये एंशियंट इंडिया के ऊपर क्वेश्चन है, जो कि ऑलरेडी उसमें न्यूज में था 2021 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? धोलावीरा। क्योंकि धोलावीरा में आपको काफी एक स्ट्रक्चर्ड रिजर्वायर देखने को मिलेंगे, जिनका यूज डैम्स में काफी एक्सटेंसिवली यूज किया गया था, जो अभी भी आप जाओगे धोलावीरा में गुजरात में, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा एज इट इज। तो इसका आंसर हो गया ए। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।